लालू प्रसाद यादव एक ऐसा नाम है ना जिसमें भारतीय राजनीति के कुछ सबसे गहरे, सबसे दिलचस्प विरोधाभास एक साथ देखने को मिलते हैं। मतलब एक तरफ तो वो मसीहा हैं जिन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों को आवाज दी, और दूसरी ही तरफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे एक नेता। तो चलिए आज उनके करियर के इन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, उनके इस विरोधाभास को समझने के लिए ना भारतीय रेलवे से बेहतर कोई केस स्टडी हो ही नहीं सकती। जरा सोचिए, साल 2001 में एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि रेलवे डूब जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। फिर 2004 में लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने, और सिर्फ 4 साल के अंदर 2008 तक वही रेलवे 25,000 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा रहा था। तो सवाल तो ये उठा है कि भाई ये चमत्कार हुआ कैसे। लेकिन लालू की कहानी सिर्फ बैलेंस शीट या मुनाफे की नहीं है, ये लोगों के दिलों की भी है। ये कहानी उस सम्मान की है, उस स्वाभिमान की है जिसके बारे में बिहार के लाखों लोग आज भी बात करते हैं। और यही उनके व्यक्तित्व का दूसरा पहलू है जो पहले वाले फाइनेंशियल टर्नअराउंड को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देता है। तो चलिए इस दिलचस्प सफर पर निकलते हैं और इन 5 खास पड़ावों को समझते हैं। सबसे पहले एक विरोधाभासी नेता के तौर पर उनकी पहचान, फिर रेलवे का वो अविश्वसनीय कायापलट, इसके बाद उनकी सम्मान की राजनीति, फिर इन दोनों कहानियों का एक क्रिटिकल अप्रेजल करेंगे, और आखिर में बात करेंगे उनकी विवादित विरासत की। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ही इंसान जिसे आईआईएम और हार्वर्ड जैसे बड़े बड़े संस्थानों में मैनेजमेंट का पाठ पढ़ाने के लिए बुलाया गया, उसी इंसान का नाम चारा घोटाले और बिहार में जंगल राज जैसे शब्दों से कैसे जुड़ सकता है। ये एक ऐसी पहेली है जो भारतीय राजनीति के बिल्कुल केंद्र में है, और आज हम इसके टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले उनकी कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं जिसने उन्हें दुनिया भर में शोहरत दिलाई, भारतीय रेलवे का कायापलट। ये कैसे हुआ कि एक घाटे में डूबे सफेद हाथी को उन्होंने मुनाफा कमाने वाली एक जबरदस्त मशीन में बदल दिया। देखिए, जब उन्होंने पदभार संभाला ना, तो हालत बहुत ही नाजुक थी। राकेश मोहन समिति की रिपोर्ट ने तो साफ साफ कह दिया था कि रेलवे कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। अगर आसान शब्दों में कहूं तो भारतीय रेलवे डूब रहा था, और किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे बचा भी पाएगा। तो लालू ने एक ऐसा रास्ता चुना जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने यात्री किराया बढ़ाने से साफ मना कर दिया, कहा नहीं बढ़ाएंगे। इसके बजाय उन्होंने इन 4 सरल लेकिन बहुत ही क्रांतिकारी पिलर्स पर ध्यान दिया। ज्यादा माल ढो, मालगाड़ियों के फेरे बढ़ाओ ताकि वो जल्दी लौटें, और जो मेन काम नहीं है जैसे कैटरिंग वगैरह, उन्हें आउटसोर्स कर दो। मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बस सादा बिजनेस लॉजिक था। उनकी सभी फैसलों में से एक फैसला सबसे असरदार साबित हुआ। वो था मालगाड़ी के डिब्बों की लोडिंग क्षमता को 81 टन से बढ़ाकर सीधा 90 टन कर देना। अब ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन इस एक फैसले ने रेलवे की किस्मत पलट दी, जिससे हजारों करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आया। और यही तो लालू की प्रतिभा थी। वो बड़े बड़े मैनेजमेंट के सिद्धांतों को एकदम सरल देहाती भाषा में समझा देते थे, जिसे हर कोई समझ सकता था। उनका तर्क सीधा था, रेलवे की संपत्ति का पूरा इस्तेमाल करो। अगर वैगन अपनी पूरी क्षमता से नहीं चलेंगे तो ये तो संसाधन की सीधी सीधी बर्बादी है। लेकिन ये सिर्फ मालगाड़ियों की कहानी नहीं थी। यात्रियों के लिए भी उन्होंने एक कमाल की स्कीम शुरू की। अगर एसी क्लास में सीटें खाली हैं तो वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को बिना एक भी पैसा ज्यादा लिए मुफ्त में अपग्रेड कर दिया जाता था। अब सोचिए, ये तो विन विन सिचुएशन थी। रेलवे ने बिना किराया बढ़ाए ज्यादा कमाया, और यात्रियों को एक अनएक्सपेक्टेड लग्जरी एक्सपीरियंस मिल गया। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो आंकड़ों से कहीं आगे लोगों की आत्मा से जुड़ा है। ये वो राजनीति है जिसने लालू प्रसाद यादव को बिहार के पिछड़े और दलित समुदायों का एक निर्विवाद नेता बना दिया। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनकी प्राथमिकता आर्थिक विकास से ज्यादा सामाजिक सम्मान थी। और ये सिर्फ नीतियां नहीं थी, ये एक संदेश था। एक संदेश कि सदियों से हाशिए पर पड़े लोगों का भी सत्ता और सम्मान पर पूरा अधिकार है। चाहे वो आरक्षण को सख्ती से लागू करना हो या फिर चरवाहों के बच्चों के लिए स्कूल खोलना, हर कदम पिछड़ी जातियों को आवाज देने की एक कोशिश थी। और यही उनकी राजनीति का सबसे दिलचस्प पहलू है। उन्होंने अपनी सम्मान की राजनीति को सिर्फ बिहार के गांव तक ही नहीं रखा। जब वो रेल मंत्री बने तो उन्होंने इसी सोच को देश की सबसे बड़ी संस्था भारतीय रेलवे में भी लागू कर दिया। उन्होंने रेलवे में भी गरीबों और वंचितों को ही अपनी प्राथमिकता बनाया। गरीब रथ सिर्फ एक ट्रेन नहीं थी, ये गरीबों के लिए सम्मान के साथ एसी में यात्रा करने का एक प्रतीक थी। कुलियों को, जो ज्यादातर दलित और पिछड़े समाज से आते थे, उन्हें पक्की सरकारी नौकरी देना सिर्फ रोजगार नहीं था,
ये सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देना था। और कुल्हड़ का इस्तेमाल, वो तो ग्रामीण कुम्हारों को सीधे सीधे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने का एक जरिया था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं, तो अब समय है कि हम इस चमकती हुई तस्वीर के पीछे की दरारों को भी देखें। क्या रेलवे का वो मुनाफा सच में असली था, और क्या सामाजिक सम्मान की राजनीति की कोई भारी कीमत भी चुकानी पड़ी? तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल इसी रेलवे के कायापलट पर उठता है। जिस मुनाफे का डंका पूरी दुनिया में बजा, क्या वो हकीकत थी या फिर सिर्फ एक भ्रम? और यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो सरकार के खर्चों पर नजर रखने वाली एक स्वतंत्र संस्था है, उसने एक बिल्कुल ही अलग कहानी बताई। CAG के मुताबिक ये कोई असली कैश सरप्लस था ही नहीं, बल्कि ये सिर्फ अकाउंटिंग की एक चतुर चाल थी, एक कॉस्मेटिक एक्सरसाइज। और फिर आता है चारा घोटाला, एक ऐसा दाग जो शायद कभी नहीं मिटेगा। ये सिर्फ आरोप नहीं थे, ये अदालतों द्वारा दी गई एक के बाद एक कई सजाएं थीं, जिन्होंने उनकी राजनीतिक विरासत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और यहीं पर उनकी विरासत का दूसरा अंधेरा पहलू सामने आता है। जहां उनके समर्थक इसे सामाजिक सशक्तिकरण का सुनहरा दौर मानते हैं, वहीं उनके आलोचक इसे जंगल राज कहते हैं। एक ऐसा दौर जहां उनके मुताबिक कानून और व्यवस्था का पतन हो गया और विकास पूरी तरह से थम गया। तो अब हम आखिरकार इस सवाल पर पहुंचते हैं कि लालू प्रसाद यादव की असली विरासत क्या है। ये कुछ ऐसा है जैसे दो बिल्कुल अलग अलग जिंदगियों को एक ही तराजू पर तौलना। तो एक ही व्यक्ति को कैसे आंका जाए? एक तरफ वो एक प्रतिभाशाली मैनेजर हैं, जिसने दुनिया को दिखाया कि कैसे एक डूबते हुए जहाज को बचाया जा सकता है, और दूसरी तरफ वही राजनेता हैं जो भ्रष्टाचार के दलदल में इतना गहरा धंस गए। तो अंतिम सवाल यही है, क्या वो एक सुधारक थे जिन्होंने करोड़ों दबे कुचले लोगों को सम्मान दिया और एक विशाल संस्था को मुनाफे में लाकर खड़ा कर दिया, या फिर वो एक शासक थे जिनकी राजनीति ने आलोचकों के अनुसार संस्थाओं को कमजोर किया और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया? शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है, और इतिहास उनकी इन दो बिल्कुल अलग विरासतों को कैसे याद रखेगा, ये देखना भी बाकी है।